किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के अंक में मैं आपके साथ अदिति शर्मा। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल एक गांव में बसने वाला राज्य है और इसका विकास तभी संभव है अगर हम इसकी बागवानी और कृषि को विकसित करें। दर्शकों, जैसा हम जानते हैं कि ये मौसम जो है वो आपका वर्षा ऋतु का मौसम है और इस मौसम में विभिन्न प्रकार के फल जो है वो लगाए जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फल बगीचों का रेखाक्रम, स्थापना एवं प्रबंधन। हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोनिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप इस विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी है या कोई भी आपको समस्या है तो आप हमारे विशेषज्ञ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर हैं 2800-177-2800-178। जो दर्शक शिमला के बाहर हैं वो STD कोड 0177 का इस्तेमाल करें। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देशराज शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बागवानों, भाइयों और बहनों। तो सर, मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि हमें फलों की क्यों ज़रूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता है? वास्तव में अगर हम ये देखें कि फलदार जो पौधे हैं वो हमारे यहाँ बागवान किसान भाई लगाते हैं जी। तो वो विशेष रूप से दो मुख्य उद्देश्य लेके चलते हैं जी। एक कि वो जो फलदार पौधे लगाएंगे वो अपने पोषण के लिए जी। अपनी पोषण सुरक्षा के लिए और दूसरा एक आजीविका साधन के लिए कि उन फलदार पौधों से कि व्यावसायिक उत्पादन किया जा सके और उससे अपनी आजीविका को सुदृढ़ बनाया जा सके। वास्तव में हम एक परिकल्पना सभी के साथ साझा करना चाहते हैं कि जब आत्मनिर्भरता की बात चलती है तो हमारा वो हर गांव फलदार पौधों पर आत्मनिर्भर हो और अपने यहाँ वो उसके अपने क्षेत्र में जिस प्रकार के पौधे लग सकते हैं उनको लगाने का इस वर्षाकालीन ऋतु में अधिक से अधिक प्रयास करें। जी सर, जैसे कि वर्षा ऋतु का समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस ऋतु में हम कौन कौन से फलों को लगा सकते हैं? वास्तव में फलदार पौधों का रोपण तो अगर नई तकनीक के हिसाब से हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए और उसके जो उप पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए तो 914 मीटर तक है, वहाँ पर विशेष रूप से हम इस वर्षाकालीन में ही फलदार पौधों को लगाते हैं और उसमें लगाने वाले जो मुख्य फलदार पौधे हैं आम, लीची, अमरूद, नींबू वर्गीय, संतरा, किन्नू, पपीता और इस तरह से हम इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। जी सर, तो आपने जैसे हमें बताया कि हम इन फलों को लगा सकते हैं, तो हम इन पौधों को रोपने से पहले हमारे जो बागवान साथी हैं या जो हमारे किसान भाई और बहनें हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न किया आपने कि वास्तव में जब भी हम बागीचे लगाने के लिए या फलदार पौधों को लगाने का प्रयास करेंगे तो हमें उन सब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आप सभी बागवान भाई बहनों से यही आग्रह करते हैं कि सर्वप्रथम हम ये देखें कि हमारे पास भूमि कितनी उपलब्ध है और उसमें हमारा लगाने का उद्देश्य क्या है जी। यदि वो हमने अपने खाने के लिए लगाने हैं तो हम उस प्रकार की योजना बनाएं और यदि हमने उसको व्यावसायिक उत्पादन का रूप देना है तो हम उस प्रकार से लगाएं। इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने बगीचे की मिट्टी का परीक्षण करें। कृषि विभाग की किसी भी मृदा इनकी इसका निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है, मृदा परीक्षण
लैब में जाएं और अपने यहाँ से बगीचे से सैंपल लेके, मिट्टी का सैंपल लेके उसको वहाँ टेस्ट कराएं। उससे आपको अपनी भूमि के बारे में एक अपना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बनाने में सहयोग मिलेगा। और उस कार्ड को बनाने के पश्चात आप ये निर्धारण करें कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आपके क्षेत्र में कौन से फल लग सकते हैं। ये आप नज़दीक के किसी भी बागवानी विभाग में जाकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन से अच्छे किस प्रजाति के पौधे लगेंगे। यदि आप आम के लगाना चाहते हैं, आप नींबू वर्गीय लगाना चाहते हैं, आप अमरूद के लगाना चाहते हैं, तो उसका आप वहाँ पर आप मिलकर निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पास जो भूमि है वो किस प्रकार की है, यदि वो समतल भूमि है या वो ढलानदार भूमि है, और आपके पास अपने सिंचाई के साधन किस प्रकार के हैं जिससे कि आप अपने बगीचे की अच्छे से देखभाल कर सकें। जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेखांकन या लेआउट किसे कहते हैं और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? वास्तव में किसी भी बगीचे की आधारशिला उसका रेखांकन होता है जी। और यदि हमने अगर ये अपने बगीचे में को देखें, अगर उसमें पौधे लगाने हैं तो इसका अपना एक महत्व होता है जी। पौधों को ऐसे भी नहीं हम लगा सकते हैं कि बिना किसी माप के, और इसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। पौधे के लिए आवश्यकता होती है कि उसको पर्याप्त बढ़वार के लिए जगह मिले जी। उसको धूप पर्याप्त मिले, और इसके साथ साथ उसकी जो अपनी पोषण उसने ज़मीन से, भूमि से लेने हैं, उसके लिए भी उसके पास पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बगीचे को लगाने से पहले उसका रेखांकन करना, उसका लेआउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें समझ में होना चाहिए कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेखांकन की कुछ विधियां हैं। अगर समतल भूमि है हमारे पास जी। तो हम उसमें आयताकार या वर्गाकार जी। भूमि में पौधे लगा सकते हैं। वर्गाकार में पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी समान होगी जी। और पौधे एक पंक्ति में लगने वाले पौधों की दूरी भी उतनी रखी जाएगी। आयताकार में पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज़्यादा होगी और पौधे से पौधे की दूरी उससे कम होगी, वो आयताकार में परिवर्तित हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कहें कि अगर आप ऐसे देखें तो अगर हम इस पूरे इसको भी देखें कागज़ को, तो इसमें ये यहाँ अगर ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी है और ये पौधे से पौधे की दूरी लगभग बराबर है। अब यदि मैं इसको अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक है और पंक्ति में लगने वाले पौधे की दूरी, एक कोने को दूसरे कोने को देखें तो पौधे से पौधे की दूरी उसी प्रकार से आएगी। तो इसको इस प्रकार से हम समतल भूमि में अपना प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन यही पौधे अगर हमने, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश की ज़मीन है और ये ढलानदार है, और तो हम इन पौधों को लगाने के लिए अगर हम चाहें तो इसमें कंटूर विधि में इसमें अगर यहाँ आप देख रहे होंगे कि हाँ ये पौधे में कंटूर विधि से हम पौधों को लगाते हैं कि जो पहाड़ी बनी हुई है उस पहाड़ी में इस कोने से लेके इस कोने में, इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ भूमि कटाव अधिक होता है और हम उसको पहाड़ी के साथ नीचे को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कटाव होगा और जो पौधे हैं वो आपकी पौधे अच्छे से, बगीचा अच्छे से नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम इसको एक छोर से दूसरे छोर में और ऊपर को ऐसे चलते जाएंगे तो हम उससे लगाएंगे, तो ये कंटूर विधि जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है और प्रकृति को देखते हुए उसके साथ चलने का एक विधान भी है। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को, हमारे बागवान भाई और बहनों को दी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में जैसे हम पौधों को रोपते हैं तो वो या तो फिर उनमें वो सड़ जाते हैं या उनमें कोई बीमारी लग जाती है, तो इन पौधों का सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए आप इसके बारे में हमारे बागवान भाइयों और बहनों को बताएं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। अक्सर ऐसा होता है कि हम पौधे लगा देते हैं जी। और प्रकृति पे छोड़ देते हैं जी। कि प्रकृति अपने आप उसको संभाल लेगी और पौधा अपने हिसाब से चलता रहेगा, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने एक बगीचे को व्यावसायिक रूप देना है और वास्तव में उसमें अधिक से अधिक उत्पादन लेना ही हमारा उद्देश्य है, तो हम उसको इस प्रकार से लगाएं और चलाएं कि वो अधिक से अधिक उत्पादन देने के लायक बने और जो उसकी मृत्यु दर है पौधे लगाने की वो कम हो और पौधे जीवित और स्वस्थ हों। तो सर्वप्रथम जो पौधा हमने लगाना है तो उसको जो अच्छे बगीचे के लिए पौधे लगाने के लिए हम 3 बाई 3 फुट का एक गड्ढा करते हैं जी। और उसमें ऊपर की जो आधी मिट्टी है वो एक तरफ रख दें, नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें। और बेहतर होगा कि ये जो गड्ढे हैं ये लगाने के 1-1.5 महीना पहले हो जाएं, जिससे उसमें धूप लगे अच्छे से और जो कोई कीटाणु इत्यादि हों तो वो समाप्त हो जाएं। और उसके बाद जो ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ रखी हुई है आपने, उसमें कम से कम 30 से 40 किलो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद मिलाकर उसको नीचे डाल दें और उसके ऊपर वाली मिट्टी को भर दें। और जो गड्ढा है अब वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर आ जाएगा। जब बारिश होगी या पानी की सिंचाई की आपके पास सुविधा है तो वो मिट्टी बैठ जाएगी। उसके पश्चात आप क्या करेंगे कि उस गड्ढे में बीच में वहीं उस पौधे को इस प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से वो नर्सरी से आया हुआ है। अगर नर्सरी में आप देखेंगे कि जितना वो मिट्टी में दबा हुआ था उतना ही दबाएं। सर मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे एक जो है वो दर्शक फ़ोन कॉल पे जुड़ चुके हैं। जी हाँ जी, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। डी शर्मा। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? शिमला से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब जी। कहिए। हेलो। डी शर्मा। हाँ नमस्कार। शिमला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब अगर कुछ डॉक्टर साहब आप अपना प्रश्न कीजिए। ये पौधे लेने हो जो आपने बताया ये कहाँ मिल सकते हैं? अगर जो पौधे आप लोगों ने वर्षाकालीन पौधे लेने हैं वो जो हमारी पंजीकृत नर्सरियाँ हैं या हमारा बागवानी विभाग है उसके साथ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से इन पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। हेलो सर, आप अपना आगे। तो हम ये कह रहे थे कि जब हम पौधा लगा लेते हैं तो लगाने के पश्चात हम उसका कैसे ध्यान रखें कि हम जो पौधे लगा रहे हैं, बरसात हमारी 15 सितंबर तक बरसात चलती है, तो उसके पश्चात हमें क्या ध्यान रखना है। वास्तव में जितने हमने कलमदार पौधे लगाए होते हैं जी। हमारे बागवान भाई कभी कभी ये भूल कर बैठते हैं कि उन पौधों में जहाँ कलम की हुई है उसके नीचे से शूट आने शुरू हो जाते हैं जी। अंकुर आने शुरू हो जाते हैं। वो अंकुर उसके मूल ग्रंथ के हैं और वो नहीं आने देने हैं जी। तो उसको हर हफ्ते वो ज़रूर उसको उन पौधों को अपने बगीचे का निरीक्षण करें कि जहाँ भी उन्हें जड़ के पास से कोई अंकुर आते हुए नज़र आते हैं तो उनको निकाल दें जी। दूसरा, जो नए पौधे लगाए होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं जी। उस पौधे वो नाजुक होते हैं, नर्सरी से आए हुए हैं और वहाँ लगाने हैं। तो आपने क्या करना है कि उन पौधों के साथ एक सहारा देने के लिए जी। एक लकड़ी, स्टेकिंग जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर लगानी है और सेबे के साथ बहुत टाइट नहीं, हल्के से बांध देनी है। उसके पश्चात उन पौधों में अंकुर फूटेंगे और उससे ये फ़ायदा होगा कि हवा चलेगी तो वो पौधा इधर उधर नहीं जाएगा और उसका जो जहाँ उसकी कलम हुई है वो उसका भी टूटने का भय नहीं रहता है। तो उसके पश्चात जब बारिशें हो रही हैं तब तो ठीक है जी। लेकिन अगर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो मिट्टी उसकी थोड़ी सी आप ऊपर को रखें और ताकि पानी उसके अंदर खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा होगा तो उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके पश्चात जैसे ही बरसात निकल जाएगी फिर पानी अगर आपके पास उपलब्ध है
तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन आवश्यकता अनुसार देते रहें। यदि पानी की कमी है तो उसके ऊपर मल्चिंग करनी बहुत आवश्यक है। जी। वो प्लास्टिक की भी बिछावन कर सकते हैं या सूखे पत्ते हों, आपके पास घास हो, उसकी 4 से 6 इंच की अच्छी मल्च कर दें, तब आपकी सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाएगी और पौधे के लिए नमी संरक्षण भी हो जाएगा और उस नमी में वो पौधे अच्छे से चलेंगे। जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी सर आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ग्राफ्ट, सीडलिंग और सीड जो रूट स्टॉक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनसे हम अपने जो हमारा जो ये सर्वाइवल रेट है पौधे का उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तव में हम जब भी कहीं भी कोई बगीचा लगाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहा जाता है या हम भी लोगों के साथ यही बात करते हैं, सभी को कहते हैं कि कलमी पौधे लगाए जाएं। कलमी का मतलब होता है ग्राफ्टेड जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएं। वो कैसे तैयार होते हैं? अगर हम आम के बीज को लगाते हैं जी। और उसी रहने देते हैं तो वो बीजू पौधा बन जाता है, बीज वाला पौधा बन जाता है, जिसे बीजू कहते हैं। और उस पौधे में फूल, फल और उसकी कैसी उसकी फलों की क्वालिटी रहेगी ये कोई नहीं जानता है। ये जब उसमें आएंगे और उसमें टाइम भी समय बहुत लगता है। अगर हम कलमी पौधे तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस बीजू पौधे में जी। जब वो हमारी उंगली की मोटाई का होगा या पेंसिल थिकनेस का होगा, तब हम उस प्रजाति से जो अच्छी प्रजाति है वहाँ की उसकी कलम लेके उसके ऊपर उस कलम को लगा देंगे। तब हम उसमें कलम जैसे बना देते हैं जिसमें उस कलम को लगा के वो नीचे बीजू पौधा होता है और बीजू पौधा उस जो एक निश्चित वातावरण होता है उसके लिए उसमें ढल गया होता है। और जब हम उसमें कलम लगाते हैं वो एक अच्छी प्रजाति का है जिसकी हमें आवश्यकता है जी। और वो अच्छी प्रजाति वाला पौधा हमें बहुत जल्दी तीसरे साल, दूसरे, तीसरे साल में ही फल देना प्रारंभ कर देता है। जबकि जो बीजू पौधा है वो हमें कई बार 7, 8, 10 साल तक ले लेता है फल देने में। तो ये बहुत अति आवश्यक है कि हम कलमी पौधों को लगाएं और कलमी पौधों का निरीक्षण करें, क्योंकि उसमें कलम बनी होती है और वो कलम भी ज़मीन से 8 से 9 इंच के ऊपर की जाती है। और वो पौधे उत्तम प्रजाति के होते हैं और एक जैसे फल देते हैं, जल्दी फल देते हैं और बगीचे में उत्पादन भी एक जैसा, एक समान और बहुत बढ़िया होता है। जी सर, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम दोबारा से बता दें कि हमारे स्टूडियो के जो दूरभाष नंबर हैं वो है 2800-177 2800-178। डॉक्टर जी, अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने पौधा लगा दिया है तो पौधे लगाने के बाद जो हमारे बागवान भाई और बहनें हैं उनको किन किन चीज़ों की, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वास्तव में जब हम पौधे या बगीचा लगा लेते हैं तो विशेष रूप से आजकल बरसात का मौसम है और इसमें पानी बहुत इकट्ठा होता है, तो सर्वप्रथम जो पुराने बगीचे भी हैं और जो नए पौधे भी लगाने हैं, तो अधिक बारिश होती है तो उसमें जल निकासी की व्यवस्था अति आवश्यक है। अगर जल निकासी की व्यवस्था रखते हैं तो जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें बीमारियां और कीट भी कम लगते हैं। और किसान भाई बहन अपने पास कुछ दवाओं का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर वो अपने पास हेक्साकोनाजोल कंटाफ रख लेते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रख लेते हैं और कुछ कीड़े मारने की दवाइयाँ रख लेते हैं, उसमें इमिडाक्लोप्रिड है या थायाक्लोप्रिड है, तो इस प्रकार की दवाइयों का भी कुछ अपने पास इंतजाम कर सकते हैं। या कुछ नीम के जो उत्पाद हैं वो भी अपने पास रख सकते हैं जिससे कि उन पौधों को इससे बचाया जा सके। जी, तो देशराज जी, हम आजकल देख रहे हैं कि जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि ताकि हमारे जो किसान भाई और बहनें हैं उनको और ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त हो?
वास्तव में जैविक खेती अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है जी सर। और सभी लोग जी जितने कीटनाशक हैं या बीमारियों को, दवाइयों को रोकने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं, रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, उससे जो फलदार पौधों का जो उत्पादन है और जो उनकी गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और वो आगे चलकर आप हैरान होंगे वो हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इसे विशेष रूप से प्रकृति के साथ जोड़ते हुए इस पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी चलाया जा रहा है और इसके लिए बागवान भाई अपने बगीचे को अच्छी अपनी जैविक खादों का प्रयोग करके और जैविक उत्पादों का प्रयोग करके, जिससे कि हम रसायन के प्रयोग को कम कर सकें और पौधे की जो बीमारियों से और कीटों से लड़ने की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकें। इस क्षमता को बढ़ाते हुए हम इसमें दो तरह से फ़ायदे उठा सकते हैं। एक कि सभी के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी, स्वस्थ और रसायन मुक्त फसल देंगे और उस उत्पाद को खाने से बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो दूसरी तरफ है वो उन पर होने वाला व्यय उसको कम करेंगे और वो जो व्यय कम होगा उससे उनकी एक किस्म की उनकी आमदनी पर और आय को बढ़ाने का कार्य करेगा और प्रकृति को भी संजो कर रखने के लिए और प्रकृति का भी रक्षण होगा। जी, बागवान खेती करता है सर कमाई के लिए, तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे बागवानों की और ज़्यादा आमदनी में बढ़ोतरी की जा सकती है? वास्तव में बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर हम वर्षाकालीन फलदार पौधों की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि जो इसके उपपर्वतीय क्षेत्र हैं या जिसमें जहां हमारे हिमाचल प्रदेश में 915 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र हैं, उसमें हमारा बिलासपुर, सोलन, ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, इस प्रकार के जो नीचे के क्षेत्र हैं वो प्राय आते हैं। और हमारे पास लगभग आप देखेंगे कि 55-56 हज़ार हेक्टेयर एरिया ये भी है और उसमें लगभग 75-80 हज़ार मीट्रिक टन के बीच में उत्पादन हो रहा है और जो बहुत ही, अगर कुल उत्पादन का देखें तो बड़ी मुश्किल से 8 से 10% के आसपास आता है। तो इस क्षेत्र में बागवानी को नया रूप देने के लिए जी सर अति आवश्यक है कि हम ऐसे किन फलों का चयन करें जिससे हम अधिक से अधिक उसको आय का साधन बना सकें और वो आज के हालातों में रोज़गार से सीधा जुड़ सके। उसके लिए विशेष रूप से आम की अगर हम बात करते हैं तो एक मैं उदाहरण देता हूँ जी सर। तो आम के फल, अनार के फल और आपके संतरा के फल जिसमें नींबू वर्गीय आते हैं, अमरूद के फल, इन फलों की अगर खेती हम करते हैं और वो भी सघन खेती, सघन खेती, हाई डेंसिटी प्लांटेशंस। इसमें क्या होता है सघन खेती में कि हमने घनी खेती करनी है, पौधे नज़दीक लगाने हैं, लेकिन वो एक विधि के साथ लगाने हैं। घने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मर्जी से उसको जहाँ दिल किया वहाँ लगा दें, नहीं, हमने एक वैज्ञानिक तकनीक अपनानी है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें आम में, अगर मैं 1 बीघा ज़मीन की बात करता हूँ, अगर हम पारंपरिक विधि से देखते हैं तो हम उसमें 8 बाई 8 मीटर या 10 बाई 10 मीटर में लगाते थे। तो बड़ी मुश्किल से उसमें 8 पौधे या उसमें 12-15 पौधे आते थे। लेकिन अगर हम सघन खेती से, जो कि हमारा नेहरू विश्वविद्यालय डॉक्टर सोमदेव शर्मा ने एक बहुत अच्छी तकनीक वहाँ तैयार की है, 2 बाई 2.5 मीटर में लगाते हैं और अपने उसमें 1 बीघे में हम 160 पौधे लगाएंगे। ओके सर। और आप अब हैरान होंगे कहाँ हम 8 से 12 और 15 पौधे के बीच में जा रहे थे और कहाँ हम उसको 15 से 20 गुना ज़्यादा पौधे हम उसमें लगाएंगे 1 बीघे में 160 पौधे और उसका जो उत्पादन है वो कई गुना, 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा
और हमारे कम क्षेत्र में हम जी सर। उसका आमदनी का साधन बना जी लेंगे। सर जी। डॉक्टर देशराज जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि वर्षा ऋतु में हमें किस तरह से फल बगीचों का रेखाक्रम, स्थापना एवं प्रबंधन करना चाहिए। समय की सीमा है, आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। डॉक्टर देशराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको लाभ मिला होगा। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।